गुमनाम बाबा का रहस्य और वाकई हादसे में हुई थी नेताजी की मौत। बोस बाबू को कभी नहीं देखा गया और जो देखा गया वो कहानी थी या हकीकत, वो आज तक अंधेरे में। स्वागत है आप सभी का मंथन स्टोरीज पे। मेरा नाम चेतन और मेरे साथ मौजूद है मेरे मित्र प्रशांत चौधरी। साथियों, आज जानेंगे ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में जिनकी मृत्यु आज तक रहस्य बनी हुई है, जिनका नारा रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो फाइटर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जानेंगे आज उनके बारे में, उनके रहस्यमयी हादसे के बारे में। क्या हादसा हुआ था उनके साथ, उनकी मौत हुई थी नहीं हुई थी, देखें पूरी वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत चौधरी। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वह युवाओं पर करिश्माई प्रभाव डालने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना और नेतृत्व करके नेताजी की उपाधि अर्जित की। हालांकि शुरुआत में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े थे, लेकिन विचारधारा में मतभेद के कारण वो पार्टी से बाद में बाहर हो गए। नेताजी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए जर्मनी में नाजी नेतृत्व और जापान में शाही सेनाओं की सहायता मांगी। अब 1945 के बाद उनके अचानक गायब हो जाने से उनके जीवित रहने की संभावनाओं के संबंध में विभिन्न सिद्धांत सामने आने लगे, यानी कि तरह तरह की थ्योरीज सामने आने लगी। अब उनके बचपन से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर हुआ था। 8 भाइयों और 6 बहनों में से सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक में एक समृद्ध और सफल वकील थे। उन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी। बाद में वह बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। सुभाष चंद्र बोस एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने BA पास किया कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और एक छात्र के रूप में अपने देशभक्ति पूर्ण उत्साह के लिए जाने जाते थे। एक घटना में जहां बोस ने नक्सलवादी टिप्पणियों के लिए अपने प्रोफेसर EF ओटेन की पिटाई की थी, जिससे उन्हें सरकार की नजर में एक विद्रोही भारतीय के रूप में कुख्याति मिली थी। उनके पिता चाहते थे कि नेताजी एक सिविल सेवक बने, इसलिए उन्हें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। बोस को अंग्रेजी में सर्वाधिक अंकों के साथ चौथे स्थान पर रखा गया था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की उनकी इच्छा तीव्र थी और अप्रैल 1921 में उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। अब बात आती है साथियों दिसंबर 1921 की, जब प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में समारोह के बहिष्कार का आयोजन करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया। बर्लिन में अपने प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात एमिली शेंकल से हुई, मूल रूप से जो ऑस्ट्रेलिया की थी। बोस और एमिली की शादी 1937 में गुप्त हिंदू समारोह में हुई थी और एमिली ने 1942 में एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम अनीता बोस था। अपनी बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही बोस 1943 में भारत वापस आने के लिए जर्मनी उन्होंने छोड़ दी। अब उनके पॉलिटिकल कैरियर से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। शुरुआत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में कांग्रेस के सक्रिय सदस्य चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम किया। वह चित्तरंजन दास ही थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस छोड़ दी और 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बोस चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्होंने स्वयं अखबार स्वराज शुरू किया, दास के अखबार फॉरवर्ड का संपादन किया और दास के मेयर कार्यकाल के दौरान कलकत्ता नगर निगम में CEO के रूप में काम किया। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के छात्रों, युवा और मजदूरों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत को एक स्वतंत्र संघीय और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने के लिए वह एक करिश्माई और तेज तर्रार युवा आइकन के रूप में उभरे। संगठन विकास में उनकी महान क्षमता के लिए कांग्रेस के भीतर उनकी प्रशंसा की गई। इस दौरान उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए कई बार जेल भी काट ली थी। अब 1928 में कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के पुराने और नए सदस्यों के बीच मतभेद सामने आया। युवा नेता पूर्ण स्वशासन बिना किसी समझौते के चाहते थे, जबकि वरिष्ठ नेता ब्रिटिश शासन के भीतर भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति के पक्ष में थे। उदारवादी गांधी और आक्रामक सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद असहनीय अनुपात में बढ़ गए और बोस ने 1939 में पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने उसी वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। हालांकि उन्होंने अपने पत्र व्यवहार में
अक्सर अंग्रेजों के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त की, लेकिन उन्होंने उनकी संरचित जीवन शैली के प्रति अपनी प्रशंसा भी व्यक्त की। उन्होंने ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेताओं और क्लेमेंट एटली, हेरोल्ड लास्की, जेबीएस सहित राजनीतिक विचारकों से मुलाकात की। हाल्डेन, आर्थर ग्रीनवुड और जेडीएच कोल और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने स्वतंत्र भारत में मौजूद संभावनाओं पर चर्चा की। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आईएनए की। बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के फैसले का पुरजोर विरोध किया। एक जन आंदोलन शुरू करने के उद्देश्य से बोस ने भारतीयों से पूरे दिल से भागीदारी का आह्वान किया। उनके आह्वान तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और अंग्रेजों ने तुरंत उन्हें कैद कर लिया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी थी। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो अधिकारियों ने हिंसक प्रतिक्रिया के डर से उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन घर में नजरबंद कर दिया था। अब जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस एक योजनाबद्ध तरीके से भाग निकले और पेशावर से होते हुए बर्लिन जर्मनी पहुंच गए। जर्मन्स ने उन्हें उनके प्रयासों से अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया और उन्होंने जापान की भी निष्ठा प्राप्त की। उन्होंने पूर्व की ओर एक खतरनाक यात्रा की और जापान पहुंचे, जहां उन्होंने सिंगापुर और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों से भर्ती किए गए 40,000 सैनिकों की कमान संभाली। उन्होंने अपनी सेना को इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए कहा और उसी का नेतृत्व करते हुए अंडमान और निकोबार द्वीपों को अंग्रेजों से छीन लिया। इसे शहीद और स्वराज द्वीप समूह का नाम दिया गया। कब्जे वाले क्षेत्रों में से एक अस्थायी आजाद हिंद सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। आईएनए या आजाद हिंद फौज भारत की ओर देखती रही और बर्मा सीमा पार कर गई और 18 मार्च 1944 को भारतीय धरती पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्य से विश्व युद्ध का रुख बदल गया और जापानी और जर्मन सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे उन्हें आगे की प्रगति रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब साथियों जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में। पीछे हटने के तुरंत बाद नेताजी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वह सिंगापुर वापस गए और दक्षिण पूर्व एशिया में सभी सैन्य अभियानों के प्रमुख फील्ड मार्शल हिसेशी टेराउसी से मिले, जिन्होंने उनके लिए टोक्यो के लिए उड़ान की व्यवस्था की। वह 17 अगस्त 1945 को साइगोन हवाई अड्डे से मित्सुबिशी की 21 भारी बमन वर्षक विमान में सवार हुए। अगले दिन ताइवान में रात्रि विश्राम के बाद उड़ान भरने के तुरंत बाद बमन वर्षक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट है कि इस प्रक्रिया में बोस गंभीर रूप से 3rd डिग्री जल गए थे। अब 18 अगस्त 1945 को उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। 20 अगस्त को ताइहोकू शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को टोक्यो में निचिरेन बौद्ध धर्म के रेनकोजी मंदिर में दफनाया गया। बोस के साथी जो साइगोन में फंसे हुए थे और परिवहन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने कभी उनका शव नहीं देखा, ना ही उन्होंने उनकी चोटों की कोई तस्वीर देखी और उन्होंने यह मानने से भी इनकार कर दिया कि उनका नायक अब मर चुका है और आशा करते थे कि वे ब्रिटिश अमेरिकी बलों की पकड़ से बच निकले। उन्हें पूरे दिल से विश्वास था कि बस कुछ ही समय की बात है कि नेताजी अपनी सेना को इकट्ठा करेंगे और दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। और यहाँ तक कि गांधी जी ने भी बोस की मृत्यु के बारे में संदेह व्यक्त किया। आजादी के बाद लोग यह मानने लगे कि नेताजी ने सन्यासी जीवन अपना लिया है और साधु बन गए हैं। बोस की मृत्यु से जुड़े रहस्यों ने मिथकीय रूप ले लिया और शायद राष्ट्र की आशा का प्रतीक था। भारत सरकार ने मामले की जांच के लिए कई समितियां गठित की। सबसे पहले 1946 में फिगेस रिपोर्ट और फिर 1956 में शाहनवाज समिति ने निष्कर्ष निकाला कि बोस की वास्तव में ताइवान में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बाद में खोसला आयोग 1970 ने पिछली रिपोर्टों से सहमति जताई। न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग 2006 की रिपोर्ट में कहा गया कि बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और रेंकोजी मंदिर में उनकी राख भी नहीं है। हालांकि निष्कर्षों को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। 2016 में जापान सरकार द्वारा टोक्यो में भारतीय दूतावास को 1956 में सौंपी गई एक रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद, जिसका शीर्षक था दिवंगत सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के कारण और अन्य मामलों की जांच, ने ताइवान में भारतीय राष्ट्रीय नायक की मृत्यु की पुष्टि की। अब जानते हैं बोस की आइडियोलॉजी के बारे में। बोस के पत्र व्यवहार स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र में उनके विश्वास को साबित करते हैं। बोस की प्राथमिक विचारधारा हमेशा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता थी, भले ही इसके लिए उन्हें मुसोलिनी या हिटलर जैसे फासीवादियों से मदद लेनी पड़े।
अब उनकी लेगेसी के बारे में जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों के मानस पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। उनका नारा जय हिंद आज भी देश के प्रति सम्मान में इस्तेमाल किया जाता है। करिश्माई नेता की स्मृति में कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। ऐसे ही और तमाम तरह के सम्मान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमारे देश में दिए गए। जय हिंद दोस्तों। ऐसी और नई वीडियोस के लिए मंथन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।